वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी 2018 मेगा एपिसोड 8 एंड 9। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ 70 लाइक टारगेट जैसे ही रीच होगा तो उसकी नई एपिसोड आएगी। हमारी एपिसोड की शुरुआत में बाकी की टीम के बाकी समेत पांचों के 5 फाइटर्स दिखाए जाते, मगर उनके साथ टोकुगावा भी बैठा होता। वो इस बात पे बहुत खफा होता। तभी टोकुगावा कहता है, आखिर तुम लोग हारे कैसे, जबकि बाकी और शिबुकावा मिल के लड़ रहे थे। जो तुम लोग खुद को प्रोफेशनल फाइटर्स कहते हो, जो कि हार गए एक बार फाइट में। यहाँ तक तो तुम लोग रूल्स की फाइट भी नहीं जीत सके, जो कि तुम्हें बचा लेती है। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। बाकी द नंबर 1 फाइटर ऑफ अंडरग्राउंड एरिना। बाकी कुछ कहता ना और बस अपनी नजरें नीचे ही झुकाई रखता। टोकुगावा बोलता चला जाता, मार्शल आर्ट्स का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे कैमरा और लाइटें लगाई जाए और तुम लोग धूम मचा दो, पर हमारा मेन मकसद वायलेंस को खत्म करना। इससे पहले टोकुगावा मजीद बोलता, मगर इसी में गोरा हानायामा उसका गिरबान पकड़ लेता और गिरबान पकड़ के कहता है, हमें वो सब कुछ मत बताओ जो हमें पहले से पता है। मगर टोकुगावा उसके मुंह पे एक पंच मारता। ये देख के सारे लोग हैरान होते, मगर टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न होता। इसके बाद टोकुगावा चिल्लाते हुए कहता, मुझे छोड़ो। टोकुगावा का पंच हानायामा को महसूस तक न हुआ था, पर हाँ टोकुगावा का रवैया हानायामा को काफी गुस्सा दिला रहा था। ये देख के टोकुगावा काफी डर जाता, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता, तुम लोगों के हारने का अफसोस सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि टोकुगावा उन पे बहुत एतबार करता होता, जिस पर हानायामा उसका गिरबान छोड़ देता। टोकुगावा को बहुत अफसोस होता, क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिना के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते। यूं ही बाकी वहां से उठ के जाने लगता। जाते जाते कहता है, माफ करना, पर तुम जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। और जब वो दरवाजा खोलता, वो अपने सामने डोरियन को पाता और उसके हाथ में एक बाल्टी होती जिसमें गैसोलीन होती। और टोकुगावा के सारे गार्ड्स को उसने मार दिया होता और वो सब पे आग लगाने जा रहा होता। पर इसी में वो अपने पीछे कात्सुमी अरोची को पाता। कात्सुमी उससे उसका लाइटर ले लेता और उसकी गैसोलीन उस पे ही गिरा देता। कात्सुमी जैसे ही लाइटर करीब लाता है तो वो डर के मारे पीछे हो जाता, तो कात्सुमी उसे गिरा के पटक देता। डोरियन दिल ही दिल में कहता है, ये काफी बदल गया है जब ये आखिरी बार हम लड़े थे। कात्सुमी उसे बताता, मैं तो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था जो कि मैच में लड़ता था। अब ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। और कात्सुमी उसे ना चलाता और उसे कहता, अगर मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया तो मैं कराटे मैन नहीं रहूंगा। पर असल में वो सिर्फ ये मजाक ही कर रहा था। देखते ही देखते वो उस पे आग लगा देता। कात्सुमी अपने फादर डोपो अरोची से पूछता, क्या मैंने सही कहा? और यूं ही डोरियन पे लगी हुई आग भी बुझ जाती। तो डोपो अरोची कहता है, हाँ, आखिर मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही तो है, ना कि प्यार से। पर तुम्हें कभी वेपन का इस्तेमाल करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक लोग कराटे में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बैटल की तैयारी करते हैं, सीखते हैं कि अपने दुश्मन को कैसे हराना है। वैसे भी हम अपने साथ काफी हथियार पहले से लेके घूम रहे होते हैं, तो और हथियारों का फायदा क्या? लड़ाई में स्टूडेंट अपना बैग का इस्तेमाल कर सकता है, बेल्ट, शूज और अपने दुश्मन की हाथ की छुरी जो उसने पकड़ी हो, बस इन्हीं चीजों का वह इस्तेमाल कर सकता है। इससे हम अपनी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ तक पेंसिल ये भी इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी बेइज्जती की बात है। जो भी, पर फिलहाल हम अब इसके साथ क्या करें? इसी में डोरियन एकदम से खड़ा हो जाता और अपने मुंह से काफी भाप निकालता। तभी डोरियन कहता है, इसके बाद अगला कौन है? तो डोपो कहता है, अगली बारी जारी सी मेरी है। आखिर मैं उसका बदला तो लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। इसके जवाब में कात्सुमी कहता है, माफ करना, पर अगली बारी मेरे मास्टर की है। उसके मास्टर का नाम क्योसुमी काटो था, जो कि कराटे में काफी फेमस होता। शिनशिनकाई डोजो का स्टूडेंट भी होता, जो कि ट्रेनिंग से ज्यादा फाइटिंग को तरजीह देता होता। स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग के बजाय फाइटिंग करता। देखते ही देखते क्योसुमी डोरियन पे टूट पड़ता और वो उसे मारते हुए कहता, जो डोपो अरोची के हाथ पे जख्म है ये तुम्हारी वजह से ही है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तो एक लेजेंडरी फाइटर है, जो कि वो काफी कीमती है। मगर डोरियन ध्यान दिए बगैर उस पे वार करता, जो कि वो डॉज करके कहता है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? क्या तुम्हारे कान नहीं काम करते? अगर नहीं करते तो तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। यूं ही वो उसका कान अलहदा कर देता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। डोपो अरोची के पूछने पे वो बताता है, वो उसने अपने हाथों से नहीं, सिर्फ फिशिंग वायर का इस्तेमाल किया, जिसके साथ एक रबड़ भी लगा होता। क्योसुमी बताता, मैं इसे जानबूझ के नहीं लाया, बस ये मेरे पास ही पड़ी हुई थी।
इसके बाद टोपोरोची के पूछने पे काटसुमी बताता है ये लड़ाइयों के मामले में कुछ ज्यादा ही शिनशिन का है। इसके दिल में जो आए सोचे समझे कर देता है, यहाँ तक अपनी इज्जत की भी परवाह न करता। ये तौर तरीके तुमसे भी बेहतर है फादर। ये सुनते ही टोपोरोची उसे अपना शिनशिन काय दिखाता। बस सारे लोग घूरते रह जाते। ये देख के काटसुमी दिल ही दिल में कहने लगता, एक सरप्राइज अटैक, वो भी ऐसे दुश्मन पे जो कि पहले से हारा हुआ है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया फादर? दुश्मन पे यूं वार करना, ये चीज कायोसुमी भी सोच रहा था। इसी बीच में काटसुमी और कायोसुमी डोरियन की इनविजिबल थ्रेड की पकड़ में आ जाते, जो कि काफी शॉर्प होती। इससे पहले डोरियन इन दोनों का काम तमाम कर देता। टोपोरोची हाथ से उसकी वायर को काट देता। ये देख के डोरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो टोपोरोची उसे समझाता है, जैसे कि मैंने कहा, कराटे में तुम्हें वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कराटे तुम्हारे हाथ और पैर को ही एक असली वेपन में बदल देता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हम अपने जिस्म को ऐसे से ट्रेन करते हैं, हम एक पुख्ता इरादा करते हैं, यूं ही धीरे धीरे से हमारा हाथ ही हमारी वेपन बनता चला जाता है। कराटे का मतलब ही खाली हाथ। शायद एक दिन तुम्हें फिशिंग लाइन की भी जरूरत ना पड़े। तभी तुरंत से डोरियन एकदम से अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता। ये देख के सारे हैरान हो जाते, क्योंकि वो अपने मुंह से ग्रेनेड निकालता है। रांगी के साथ ही साथ उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते ग्रेनेड की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो जगह पुलिसों से बड़ी होती, वहाँ पे कोई फाइटर मौजूद ना होता। साथ ही साथ टोकुगावा से कुछ क्वेश्चंस हो रहे होते। टोकुगावा को ये याद होता कि किसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये ना मालूम होता कि दूसरे फाइटर्स कहाँ गए। दूसरे सीन में हमें डोरियन के बारे में दिखाया जाता, जो कि चलते चलते गटर में चला जाता, जो कि उसने गटर में अपने लिए पूरा बेड तैयार रखा होता। इसके बाद वो अपने जख्म पे मरहम पट्टी करने लगता। देखते ही देखते वहाँ पे कायोसुमी भी आ जाता, मगर डोरियन जरा भी हैरान होता। तो डोरियन उसे कहता है, तुम पागल हो। क्योंकि डोरियन को पता है। तो डोरियन उसे कहता है, तुम वो शख्स नहीं हो जो मुझे हार का मजा दे सकता है। कायोसुमी डोरियन की ये जगह देख के बहुत हैरान होता। डोरियन उसे कहता है, 50 साल हो गए इस जगह को ढूंढे हुए। जो सुन के कायोसुमी काफी हैरान होता, क्योंकि उस दौरान जंग हो रही थी। डोरियन उसे मजीद बताता, ये जगह जापानीज मिलिट्री का एक बंकर होता था, जो कि बाद में अमेरिका ने इस पे कंट्रोल पा लिया था। और उस वक्त में एक बच्चा होता था जो कि अपने फादर को फॉलो करता था। ये सुन के कायोसुमी कहता है, मुझे काफी दुख हुआ, पर उस पे टूट पड़ता। डोरियन उसे तुरंत से डॉज कर लेता और बड़ी आसानी से। इसके बाद डोरियन एक जोरदार वार करता, जिसे चाइनीज कैंपो भी कहा जाता है। सबके बाद डोरियन शराब की कुछ बोतलें तोड़ देता। मजीद लड़ने से पहले डोरियन उसे समझा देता, मैं वो शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जिससे थोड़ी देर पहले तुमने लड़ा। मतलब कि डोरियन पहले जैसा बिल्कुल नहीं लड़ेगा। उस वक्त डोरियन कम पावर का इस्तेमाल कर रहा था। डोरियन अपने हाथ को ग्रीस साथ ही साथ शराब की बोतलों के कांच से भर देता। और जब डोरियन इतने फाइटर से लड़ा था, तो वो अगर कैसे ना कैसे करके जीत भी जाता, तो वो फिर भी काफी जख्मी होगा। इससे पहले डोरियन कायोसुमी एक दूसरे पे वार करते, मगर यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। एपिसोड 9 के पहले सीन में कायोसुमी पहला वार करता, जो कि डोरियन उसका वार ही उस पे ही दे मारता, जो कि वो बड़ी करीबी से डॉज करता। जिसके बाद कायोसुमी दोबारा से उस पे खुद ही वार करता, मगर डोरियन उस पे भी भारी पड़ जाता। इसकी वजह से कायोसुमी के पैर से खून निकलने लगता। जिसके बाद डोरियन कहता है, अगर यही वार तुम्हारा सबसे बेहतर वार है, तो शायद इसी की वजह से तुमने टोपोरोची को डिसअपॉइंट किया। जैसे कि डोरियन को पता है कि टोपोरोची कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि डोरियन ने टोपोरोची का हाथ काट दिया था, और इसके बावजूद भी टोपोरोची ने उसे जमीन में दे मारा था। तो इसकी जवाब में कायोसुमी कहता है, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो टोपोरोची भी मेरी इज्जत करेगा। कायोसुमी अपने पैर का खून टोपोरोची की आंख में फेंकता, अगर टोपोरोची पत्थर का बदला ईंट से देता है, जो कि टोपोरोची अपने हाथ के कांच उसकी तरफ फेंकता, जिसकी वजह से एक हाथ का कांच उसकी आंख में चला जाता और अपना बाड़ी हाथ उसके मुंह पे दे मारता। और कायोसुमी दिल ही दिल में खुद से पूछता रहता, ये चल क्या रहा है? मैं हारता चला जा रहा हूँ, पर किसी वजह से मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा, जैसे कि ये मैं खुद ही चाहता था। पर साथ ही साथ उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। ये सब कुछ देख के डोरियन समझ जाता। तो डोरियन कहता है, शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तो मैं ये वॉरियर नाम की चीज कुछ ज्यादा ही है, जितना कि मैंने सोचा उससे तो ज्यादा ही है। जो सुन के कायोसुमी ज्यादा ना बोलता
वो कहता क्या तुम तैयार हो। यूं ही देखते देखते कोयोसुमी एक जबरदस्त वार करता चला जाता, मगर डोरियन उसे हर तरीके में बढ़ के होता और बोतल से उसके मुंह का नक्शा बदल देता। इसके बावजूद भी वो लड़ने की ख्वाहिश रखता। अगर वो कहता जैसा नक्शा तुमने मेरे मुंह के साथ किया, अगर वो तुमने मेरी गर्दन के साथ किया होता तो मैं कब का आगे पहुंच जाता। डोरियन एक बाल तोड़ के उसकी आंख में मारता। तभी डोरियन गाना गाने लगता। कोयोसुमी की आंख में बाल जाने के बायस उसे सही दिख रहा ना होता। गाना गाते गाते डोरियन उसे मारता चला जा रहा होता। कोयोसुमी सोच रहा होता मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोग सुनना पसंद करे सिवाय एक ही चीज के, जो कि मेरा कराटे। कोयोसुमी के हाथ में भी डोरियन की कुछ बोतलें होती। कोयोसुमी ये भी बताता मेरा मास्टर टोपोरोची, उसके लिए तो कराटे जिंदगी है और वो कहता है कराटे में कोई वेपन्स नहीं, पर उसके लिए बस अपने दुश्मन को खत्म करना। कोयोसुमी वही बोतलें तोड़ के उसकी कांच उसके मुंह पे दे मारता, जो कि लगातार उसे जोरदार हमले करने का मौका देता। कोयोसुमी उस पे लगातार वार करता चला जाता और दिल ही दिल में कहता रहता मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कोयोसुमी को भी यकीन आ रहा होता कि इतने बड़े बंदे पे, जो कि उसे साइज में भी काफी बड़ा है, उस पे वो बाड़ी बढ़ता जा रहा है। यूं ही मार खाते खाते डोरियन रोने पे आ जाता और वो कहता प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। कोयोसुमी उसे माफ ना करता बल्कि उसकी आंखें फोड़ देता। उसे इस बात का काफी जुनून सवार होता, पर डोरियन की एक ही ताली बजाते ही होश में आता। होश में आते ही वो अपने पीछे डोरियन को पाता, यहाँ तक वो उसकी आंखें भी सही सलामत पाता। जबकि कोयोसुमी के मुताबिक उसने तो उसकी आंखें फोड़ दी थी। तो वो कहता है ये तो हिप्नोसिस था, एक बिल्कुल बेहोशी की हालत, ऐसी हालत जिसमें वो उसे बहुत आसानी से काबू कर पाए, जैसे कि कोयोसुमी की ख्वाहिश जीतना। और इसी जीत की भरपूर ताकत ने डोरियन को मौका दिया कि वो उसे हिप्नोटाइज कर दे, जिसे डोरियन ने इसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि उसने देखा कि वो डोरियन से जीत रहा है, बस एक वहम की तरह जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। यूं ही कोयोसुमी अपनी फिशिंग वायर निकालता। इससे पहले कोयोसुमी उससे हमला कर पाता, डोरियन उस पे टूट पड़ता। तभी डोरियन अपनी थ्रेट का इस्तेमाल करता, वो भी उसकी गर्दन पे। गिरते गिरते वो टोपोरोची को याद करता। वो कहता ग्रैंड मास्टर मुझे माफ करना। सीन शिफ्ट होता और हमें रेट्सु के बारे में दिखाया जाता। वह सीने से बड़ा होता पर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। ट्रेनिंग को जारी रखते रखते वो पंचिंग बैग में किसी को सेंस करता, जो कि वो पंचिंग बैग में कोयोसुमी को पाता। देखते ही देखते काटो कोयोसुमी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। शिनशिनकाई हेडक्वार्टर सब मेंबर्स को इकट्ठा किया होता। काटसुमी कोयोसुमी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा होता। स्कल फ्रैक्शन, ब्रेन कंट्यूजन, नाक टूटी हुई, अपर लेफ्ट मोलर्स और अपर 2 राइट मोलर्स, यहाँ तक उसके दांतों का भी नुकसान हुआ। इसके अलावा भी बड़ी चीजों का नुकसान हुआ था। सिर्फ और सिर्फ डोरियन की वजह से कोयोसुमी की ये हालत हुई। ये तो सिर्फ उसके आधे के करीब भी जख्म नहीं है। यहाँ तक उसकी लिस्ट पढ़ते पढ़ते काटसुमी भी थक जाता। काटसुमी गुस्से से कहता वो अपनी मौत की लड़ाई लड़ा है। शिनशिनकाई डोजो की 600 ब्रांचेस में डोरियन की तस्वीर और भी बेइज्जती होती, मतलब कि इनका एक ही मकसद है, डोरियन का खात्मा करना। देखते ही देखते एक और बार हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता। डोरियन एक रेस्टोरेंट में बेस बदल के खाना खा रहा होता। तो एक वेटर आता है, उससे खाने के बारे में पूछता है, तो डोरियन उससे कहता है खाना तो बहुत कमाल का है। इसके जवाब में वेटर कहता है मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम्हें मजा आ रहा है मिस्टर डोरियन। ये सुनकर डोरियन काफी हैरान होता, क्योंकि वो वेटर शिनशिनकाई डोजो का मेंबर होता। वो वेटर उसे इतना ही बताता तुमने मिलियंस लोगों को अपना दुश्मन करार दिया है, जो कि शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स हैं। मेरी तरह तुम इस कंट्री के बाहर भी शिनशिनकाई डोजो वालों से मिलोगे, जो कि लोगों में ही घुल मिले होंगे। डोरियन वहां से उठ के जाने लगता। रेस्टोरेंट के बाहर वो काफी शिनशिनकाई डोजो के मेंबर्स को पाता और इनके बीच में से गुजरते गुजरते वो टैक्सी में बैठ जाता। यहाँ तक टैक्सी वाला भी शिनशिनकाई से होता और उनके पीछे शिनशिनकाई की मजीद गाड़ियां आ रही होती, जो कि मुख्तलिफ गाड़ियां होती, ट्रक, पुलिस की कार और बहुत कुछ, जो कि सारे लोग अपनी अपनी ऑफिशियल जॉब से होते, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, एम्बुलेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि उनके सारे मेंबर्स ऑफिशियली किसी के लिए काम करते होते। यूं ही वो अपने दुश्मन पे भी नजर रखते हैं। यही है शिनशिनकाई डोजो। देखते ही देखते वो टैक्सी वाला उसकी मंजिल के बजाय अपनी मंजिल की तरफ ले जाता, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क होता। शिनशिनकाई डोजो के मेंबर से बड़ा होता। वो डोरियन से कहते हैं इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाओ, मगर डोरियन को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है कि अंदर कौन होगा। यूं ही डोरियन मजीद बोलता तुम लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए मैं तुम लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा, तो इसलिए लड़ो। तुम लोग वैसे भी मुझसे लड़ना ही तो चाहते हो, तो ड्राइवर मैं तुम्हें तुम्हारे शिनशिनकाई रूल का भी इस्तेमाल करने देता हूँ, जो कि एक वक्त में एक ही लड़ेगा। वो टैक्सी ड्राइवर उस पर टूट पड़ता, पर बड़ी आसानी से टोपोरोची उस पे बारी पड़ जाता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती।
डोरियन उनको बोलता है जबकि तुम लोग हजारों में हो, मगर इसके बावजूद भी तुम लोग एक एक करके आ रहे हो। तभी डोरियन उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाने लगता और इसी में हमारी एपिसोड 9 भी खत्म हो जाती।